आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी का अध्याय 2 अम्ल क्षार व लवण। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं इसमें पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है इसमें अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं अम्ल? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यानी लिटमस पत्र होते हैं, तो लिटमस पत्र की सहायता से भी हम अम्ल को ज्ञात कर सकते हैं बिना इसका स्वाद लिए। तो जो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार क्या करते हैं? ये क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो हम बिना स्वाद लिए भी बता सकते हैं कौन सा क्षार है, कौन सा अम्ल है। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्षार हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्षार के उदाहरण देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब ये एक ट्रिक है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम आसानी से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? इसमें लिखा है अनिल। अनिल में अ का मतलब होता है अम्ल। इसमें जो नी लिखा है उसका मतलब होता है नीला लिटमस पत्र। ल लिखा है उसका मतलब होता है लाल। तो इसमें अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये ट्रिक हो गई। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ओके, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षार। तो क्षार क्या करेंगे? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमको एक याद रखना है अम्ल। अगर हम अम्ल वाला याद रखेंगे तो क्षार वाला हमें याद आ जाएगा। तो अम्ल का याद रखने के लिए हमें क्या करना है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब आते हैं हम लवण। तो लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। तो अम्ल व क्षार की क्रिया करने से जो बना उत्पाद होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये तीर का निशान। तो इनकी क्रिया करने से क्या बनता है? लवण प्लस जल बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? अम्ल या क्षार का पता लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अगर अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? तो हम ये देख सकते हैं इसमें। ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, इसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक की अम्ल, ये अम्ल, और ये क्या हो गया? जिंक। ये क्या है? धातु। जब इस अम्ल की क्रिया धातु से कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन का निर्माण होगा। तो ये अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर ये होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा? एक तो सल्फेट बन जाएगा धातु का, और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम धातु कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होता है? M2CO3, M2CO3
CO3 यहाँ पे कार्बोनेट है और M क्या है यहाँ पे धातु है। ओके फ्रेंड्स, M कोई भी धातु सकती है, इसका एक सिंबल ले रखा है M, मतलब यहाँ पे धातु का सिंबल है। ओके फ्रेंड्स, M की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी जगह M यानी धातु होगी कुछ भी। तो यहाँ पे और MHCO3 इसे क्या कहते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी HCO3 को यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और M जो है वो धातु को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो HCl ये अम्ल हो गया, यानी जब धातु कार्बोनेट ये रहा M2CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा MHCO3 की जब अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, NaCl बन जाएगा एक तो, प्लस H2O प्लस U2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये N क्या है, धातु है, यानी जो M की जगह यहाँ पे N रख दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब, तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट। उदाहरण के अंदर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, NaCl बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, H2O प्लस U2 बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, ये NaCl बन जाएगा, एक क्लोराइड बन जाएगा, एक H2O और Cu2 बन जाएगी। अब आते हैं हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो इसमें क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2 बनेगा, Cu2 बनेगा। तो जैसी दोनों सेम ही हैं, तो दो सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट लो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो उनमें उत्पाद सेम, एक जैसे उत्पाद बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे आगे देखते हैं। जब इस प्रकार उत्पादित CO2 यानी जो अभिक्रिया के अंदर ये CO2 बन रही है, उत्पादित CO2 को जो परख नली में भरे CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, में प्रवाहित किया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस का रंग दूधिया हो जाता है, जो कि CaCO3 के बनने के कारण होता है। हम यदि एक परख नली के अंदर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भरते हैं और उसके अंदर CO2 को प्रवाहित करते हैं तो उसका जो रंग होता है वो क्या होता है, दूधिया हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यह किस कारण होता है, क्योंकि यह CaCO3 बनने के कारण क्या होता है, उसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ये इसकी अभिक्रिया देखते हैं, यानी CaOH का होल्टाइज जिसे हम क्या कहते हैं, चूने का पानी, यानी CaOH को होल्टाइज को हम क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बन जाता है प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, CaCO3 बनने के कारण उसका जो रंग होता है दूधिया हो जाता है। तो दूधिया किस कारण होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यदि अधिक देर तक यदि अधिक देर तक CO2 को प्रवाहित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी, यानी CO2 हम प्रवाहित कर रहे हैं, अगर CO2 को और अधिक देर तक प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो CaCO3H2 ये तो पहले ही बन रहा था, इसमें ये पहली अभिक्रिया में बन रहा था CaCO3H2, वो यहाँ पे आ गया। अब जब इसके अंदर हम CO2 को और प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो और प्रवाहित करने पर इसमें क्या होगा, HCO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो जल में विलीनशील हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो यदि अधिक देर तक यदि CO2 को प्रवाहित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी CaCO3H2O प्लस CO2, यानी CaCO3 जो कि पहली अभिक्रिया में बन रहा था ये, इसमें और CO2 को प्रवाहित किया जाए तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं निम्न अगले पॉइंट पर। चूना पत्थर, खड़िया जैसे चौक भी कहते हैं, संगमरमर जैसे मार्बल कहते हैं, आदि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप कौन कौन से होते हैं, एक चूना पत्थर हो जाएगा, खड़ी हो जाएगी, संगमरमर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल व क्षार यानी अम्ल व क्षार
परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रहा अम्ल, ये क्षार, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण देख लेते हैं। ये HCl ये अम्ल हो जाएगा, ये NH क्षार हो जाएगा, ये NaCl क्या बन गया, लवण, और ये जल बन गया। तो ये होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा। ये धातु ऑक्साइड अम्ल, इसकी जब अभिक्रिया इससे कराई जाती है तो इसमें भी क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है ये, और जब इसकी अभिक्रिया से कराई जाती है तो इसमें क्या होगा, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, और H2O, तो ये कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण, और ये H2O क्या है, जल। तो यानी जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। ओके फ्रेंड्स, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होगा, इसका जो विलयन का जो रंग होगा वो क्या होगा, नीला हरित हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, धातु ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं व अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये याद रखिएगा आप। यानी धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब क्षार की हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा क्षार, CaOH का हॉल्टाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 ये क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड है। CO2 क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। जब इसकी अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, यानी क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, इसमें कार्बोनेट और इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाएगा। ये क्षार, ये अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट पर, अब तनुकरण। तो तनुकरण क्या है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता जैसे H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एकदम इजी है। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। इसे अम्ल या क्षार तनुकृत हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, परबल अम्ल। तो परबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H प्लस देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परबल अम्ल कहते हैं। तो परबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H प्लस देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें परबल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या है, जब वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है। तो अम्लीय वर्षा कब होती है, यानी अम्लीय वर्षा कब कहेंगे हम कि अम्लीय वर्षा हुई है, तो जब वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब हम कुछ पदार्थों की हम pH देखेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे ये पदार्थ है, ये pH, जैसे जठर रस की pH क्या हो जाएगी, 1.2। नींबू रस, उसकी pH क्या हो जाएगी, 2.2। शुद्ध जल की pH कितनी हो जाएगी, 7। रक्त की pH कितनी होती है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन की पीएच कितनी हो जाएगी लगभग 14 के लगभग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन की पीएच कितनी होती है लगभग 14। कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, तो कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत जैसे हम लेते हैं, पहले लेते हैं सिरका। तो सिरका हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सिरका हमें एसिटिक अम्ल से प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरे लेते हैं संत, तो प्राप्त अम्ल ये हो जाएंगे प्राकृतिक स्रोत, जो सिरका, सिरके से हमें क्या प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, तो सिरका जो होता है उससे हम कौन सा अम्ल प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। संतरा, संतरे से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल। इमली से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है टार्टरिक अम्ल। खट्टा दूध यानी दही, उससे हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर, टमाटर से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू से हमें क्या प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है उससे हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल को दूसरा नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो नेटल का डंक होता है, नेटल एक पादप होता है जो उसके अंदर क्या होता है नुकीले डंक नुमा नुकीले डंक नुमा कुछ तंतु निकले हुए होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो नुकीले डंक नुमा जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें मैथेनोइक अम्ल भरा होता है। ओके फ्रेंड्स, जो नेटल का डंक होता है उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है मैथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा वियोजित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ये NaCl, ये जल यानी इसका जलीय विलयन हो गया सोडियम क्लोराइड का। इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका निर्माण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा और क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्लोरीन का निर्माण होगा और साथ में इसमें हाइड्रोजन भी बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोरीन गैस Cl2 जो होती है, क्लोरीन गैस यानी Cl2, वो कहाँ पे एनोड पर, वह हाइड्रोजन गैस होती है जो कैथोड पर मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो क्लोरीन गैस यानी जो सेल होता है, यानी जो सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ये तो आप जानते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें जो इलेक्ट्रोड होता है एक को एनोड कहते हैं एक को कैथोड कहते हैं। जो एनोड होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जो Cl2 जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो एनोड पर मुक्त होगी, जो हाइड्रोजन होगी वो कहाँ होगी कैथोड पर मुक्त होगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे हैं उपरोक्त प्रक्रिया से, यानी जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है उससे जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनके उपयोग क्या है, उनके उपयोग के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इनमें जो हमें क्लोर क्षार प्रक्रिया से हमें क्या क्या मिल रहा था, एक तो H2 मिल रही थी, हाइड्रोजन मिल रही थी, एक Cl2 मिल रहा था और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है। हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, ईंधन में होता है, मार्गरीन में होता है, खाद के लिए होता है, अमोनिया निर्माण में होता है। तो ये हाइड्रोजन का उपयोग है। अब देखते हैं हम Cl2 यानी क्लोरीन के उपयोग। जल की स्वच्छता में यानी जल को स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। PVC यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC यानी जो वायर होते हैं उनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं PVC कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो PVC निर्माण में Cl2 का उपयोग होता है।
रोगाणुनाशक के रूप में, तो रोगाणुनाशक के रूप में भी क्या होता है, CO2 को Cl2 का उपयोग करते हैं। CFC निर्माण में, तो CFC निर्माण में भी हम क्या करते हैं, Cl2 को निर्माण करते हैं। CFC किसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ये गैस होती है, जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, शीतक ये गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रिज हो गए, उनके अंदर ये गैस भरी होती है। सेकेंड हम अब आते हैं हम NOH। तो NOH के उपयोग क्या हो जाएंगे, धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातुओं से जो ग्रीस लगी होती है उसे हटाने में NOH का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में भी साबुन का उपयोग NOH का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी क्या होता है, NOH का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर के निर्माण में भी क्या होता है, NOH का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अगर हम H2 और Cl2 की क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर Cl2 और NOH की क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, NaOCl बन जाएगा। इससे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं HCl के उपयोग। तो HCl का उपयोग क्या किया जाता है, इस्पात की सफाई में HCl का उपयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड निर्माण में इसका HCl का उपयोग होता है। औषधि निर्माण में होता है। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी HCl का उपयोग होता है। हम आते हैं अब NaOCl यानी विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, घरेलू विरंजन में, वस्त्र विरंजन में, विरंजन मतलब रंग उड़ाने में। ओके फ्रेंड्स, तो रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, NaOCl यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब विरंजक चूर्ण हमें बनाना है तो उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे हमें पहले लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई हाइड्रोक्साइड लेना है, धातु हाइड्रोक्साइड लेना है। धातु हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब Cl2 से कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं, हमें कोई धातु का हाइड्रोक्साइड लेना है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, यानी धातु हाइड्रोक्साइड लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब Cl2 से करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, CaOCl का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। ओके फ्रेंड्स, और H2O भी बन जाता है। अब इसके उपयोग देखते हैं विरंजक चूर्ण के। तो कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजन मतलब रंग उड़ाने में, तो कपड़ों के रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अपचय के रूप में, जो रासायनिक उद्योगों में क्या होता है, अपचय के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, नहीं रोगाणुनाशक के रूप में भी क्या होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रिस्टलन का जल। तो क्रिस्टलन का जल क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले देखते हैं जलीय कॉपर सल्फेट। तो जलीय कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4.5H2O। ये जलीय कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या है, 5 होती है। तो इसमें क्रिस्टलन का जल क्या हो गया, 5H2O हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डॉट के बाद जो संख्या लिखी है जल के अणुओं की, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं CuSO4.2H2O, यानी जिसे हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन हम क्या कहते हैं, POP भी कहते हैं। यानी जिप्सम यानी CuSO4.2H2O। ओके फ्रेंड्स, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट। ओके फ्रेंड्स, हेमीहाइड्रेट जो कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, CuSO4.1/2H2O बनाता है। इसे ही POP कहते हैं। यानी जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, जल के अणु को त्याग देता है और यह क्या करता है, CuSO4.1/2H2O बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स,
अब हम इसे हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं उपयोग। तो उपयोग क्या होता है पीओपी का? तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में, जो कि अस्पतालों में किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाते हैं, जो किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में इसका उपयोग हो जाता है। मूर्ति निर्माण में, खिलौने निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। पुनः जिप्सम के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।